नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लेते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। इसके बारे में हमने पहले डेफिनेशन वगैरह ली थी कि एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं और ये कहाँ पर होती है। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको वापस ब्रीफ में लेते हैं। ये रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस के अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। इनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक का एक भाग एक परमाणु से तथा शेष भाग दूसरे परमाणु से जुड़कर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी वो सब जो कंपाउंड बनेंगे उसके अंदर एडिशन होगा और अनसैचुरेशन ख़त्म होगा और सैचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर बनेंगे। इनको 3 भागों में बांटा है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। और तीसरी है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक संयोग। अब हम एक एक करके इनको लेते हैं कि इनकी ये मैकेनिज़्म इनके थ्रू होती है, तो कि कैसे संयोग करते हैं और कैसे बनते हैं। पहला हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही संयोग। ये कार्बोनिक यौगिकों जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। ये यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कीटोन का, उस पर HCN का के योग को हम बता रहे हैं। तो एक अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर बनता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, -I प्रभाव डालता है, जिससे कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। उस कारण से कोई नाभिक स्नेही इसके साथ जुड़ जाता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ पर हमने इसके रिएक्शन मैकेनिज़्म को बताया है कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस कारण से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उससे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक प्रोडक्ट जो है वो लास्ट में वो सैचुरेटेड बन जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया है। दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर और वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन और एल्काइन की प्रमुख अभिक्रिया है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर ये होता है। ये यहाँ पर हमने एक एल्कीन ली, उसके ऊपर हेलोजन का एडिशन बताया है और उसके कारण से इस पर डाई हेलो डेरिवेटिव इसके अंदर बनते हैं। इसी तरीके से हम इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एल्कीन, एल्काइन, और उनका की रिएक्शन करवाते हैं हम हेलोजन के साथ में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लें और उसकी मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर समझाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो है ब्रोमीन का योग, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। इसकी मैकेनिज़्म को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इस मैकेनिज़्म में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हेलोजन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं और एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें हेलोजन मॉलिक्यूल पोलराइज स्टेट में रहता है। इस पोलराइज हेलोजन मॉलिक्यूल से एक हैलाइड आयन निकल जाता है और एक साइक्लिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के एक कार्बन एटम के साथ हैलाइड आयन जुड़ता है और एक ट्रांस एडिशन कंपाउंड बनता है। इसके अंदर जो कंपाउंड बना है वो ट्रांस एडिशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। पहली रिएक्शन में हमने बताया ये पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स और लास्ट वाला जो है वो ट्रांसपोजिशन पर एडिशन हुआ है और वो प्रोडक्ट बनता है।
दूसरा जो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर, और वो है हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। ये एल्कीन और उसके ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का हमने यहाँ पर एडिशन करवाया, तो उससे इस रिएक्शन में पहला जो स्टेप है स्लो स्टेप है, और उसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, और एल्काइल हैलाइड इसके अंदर बनते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि ये जो एल्कीन हमने ली है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के किसी भी तरफ हाइड्रोजन या हैलोजन जुड़े प्रोडक्ट एक ही बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। किंतु असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का यदि योग होता है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है। ये हमने यहाँ पर बताया है। फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर 1 हेलो प्रोपेन बनता है, और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ये 2 हेलो प्रोपेन बनता है। ये दो संभावनाएं इसके अंदर होती है एसिमेट्रिक एल्कीन के अंदर का हाइड्रोजन और हेलोजन पार्ट कहाँ कहाँ जुड़े, तो इस तरीके के दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पर फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, सेकंड प्रोडक्ट बनता है। जो सेकंड वाला है वही वाली रिएक्शन इसके अंदर होगी। इसको हम मार्कोनिकॉफ के रूल से इसे समझाते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी असममित एल्कीन पर योग होता है तो उसका ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन की संख्या कम हो। या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन एटम वहाँ जुड़ेगा जिस पर पहले से ही अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हों। ये हमने एक ब्यूटीन का एग्जाम्पल लिया और उस पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया, और इस रूल के हिसाब से ये इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है। अब हम इसको और अगर एक्सप्लेन करें और इसकी मैकेनिज़्म से समझाएं तो इसमें हम प्रोपीन पर HBr के एडिशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। उससे हम इसको और समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रोपीन और प्रोपीन पर ये हाइड्रोजन हैलाइड का योग, इससे अपने आप ही मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो प्रूव हो जाता है कि किस तरीके से इसके अंदर ये प्रोडक्ट बनता है, और ये इसकी मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर जब हम ये अभिक्रिया लेते हैं तो यहाँ पर पहले नंबरिंग कर दें कार्बन की, तो प्रोपीन में ये 1, 2 और 3 हमने इसमें नंबरिंग डाल दी। तो यहाँ पर C2 पर एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके +I प्रभाव के कारण बंद इलेक्ट्रॉन युग्म C3 से C2 की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस कारण से C2 जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी है। अतः पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव द्वारा कार्बन नंबर 1 पर जाएंगे, न कि कार्बन नंबर 2 पर, और जब पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 पर आएंगे तो अपने आप ही वो नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। उसके कारण से HBr का H+ नंबर 1 कार्बन पर जुड़ जाएगा। इससे जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, और जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन इसी साइड में चलती है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाली साइड में रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। अगर हम ये जो रिएक्शन हमने समझाई इसका उल्टा ले लें हम कि जो यहाँ पर 2 हेलो प्रोडक्ट बना है वो नहीं बने और दूसरा वाला प्रोडक्ट बने, तो इसमें इसका विपरीत जो हम लेंगे, उल्टा जो लेंगे, उसमें क्या होगा कि
इलेक्ट्रोमेरी इफ़ेक्ट के कारण पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आए तो ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेथिल समूह के प्लस I प्रभाव के कारण कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और उसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर उल्टी दिशा में जाएगा। यदि पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पर आ जाते हैं और वह ऋणावेशित होकर H+ के साथ जुड़ जाता है तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो होगा प्राइमरी, और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो कम स्टेबल होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं होती है और ये वाला प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बनता है। इसी को हम इस तरीके से ये जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी से भी मार्कोनिकॉफ के नियम को हम समझा सकते हैं और हम बता सकते हैं कि जो 2 हेलो प्रोडक्ट है वो बनते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हमने लिया यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के नियम को समझाने की कोशिश। तीसरा हम लेते हैं और वो है परऑक्साइड इफ़ेक्ट या परऑक्साइड संयोग। अब ये परऑक्साइड इफ़ेक्ट जहाँ जो आता है वो उसको हम लेंगे इसके अंदर जो थर्ड हमारा है फ्री रेडिकल संयोग के अंतर्गत। जो फ्री रेडिकल संयोग है, अगर ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, इस ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हम थोड़ी सी भी अगर परऑक्साइड मिला दें तो रिएक्शन अब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होने लगती है और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत बनता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ भी कहते हैं। या क्योंकि परऑक्साइड मिलाने से हो रही है ये रिएक्शन, इसलिए परऑक्साइड इफ़ेक्ट भी कहते हैं। दोनों ही एक ही बात है, हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहें या परऑक्साइड इफ़ेक्ट कहें, क्योंकि जो ऊपर वाली रिएक्शन है एल्कीन की हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, उस रिएक्शन के अंदर अगर हम परऑक्साइड मिला देते हैं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा होती है और अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के उल्टा बनता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। और ये जो मैकेनिज़्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होती है, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल संयोग भी कहते हैं। जैसा हमने पहले वाली क्लास में लिया था कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है उसके अंदर चेन प्रारंभ करने वाला, फिर आता है उसके अंदर श्रृंखला को बढ़ाने वाले पद, और तीसरा आता है उसके अंदर वो चेन को एंड करने वाले पद। जो हमने पहले वाली क्लास में ली थी सेम वही यहाँ पर रिपीट होते हैं। फ्री रेडिकल बनते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसके बाद में जो स्टेप आती है वो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप होते हैं और लास्ट में जो होते हैं वो फ्री रेडिकल आपस में वापस जुड़ जाते हैं और श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर यहाँ पर भी होती है और इसी मैकेनिज़्म से हम इसको समझाते हैं। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि परऑक्साइड प्रभाव जो है वो केवल HBr के लिए ही ये संभव है। ये केवल HBr जो है वो ही देता है, HCl और HI इसके अंदर नहीं देते हैं। उसको हम इस तरीके से समझाते हैं कि HBr से HCl की जो बंद ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है। HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 87 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि HCl की बंद ऊर्जा की जो HBr की जो बंद ऊर्जा है वो 87 किलो कैलोरी पर मोल है और HCl की बंद ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है और वो है 102 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। इस कारण से जो परऑक्साइड है उससे इसका होमोलिटिक फिशन नहीं हो पाता है, और जबकि जो HI है उसकी तो बॉन्ड एनर्जी HBr की तुलना से कम होती है, पर
और आयोडीन मुक्त मूलकों एवं एल्कीनों की जो क्रिया है वो ऊष्माशोषी होती है। इस कारण से HCl और HI दोनों ही परऑक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। केवल जो HBr है वो ही परऑक्साइड प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि अगर हम HCl और HBr को कंपेयर करते हैं तो HCl की बंद ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है HBr से, इसलिए उसके अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है। जबकि HI की बंद ऊर्जा तो कम होती है, पर उसमें की एल्कीन के साथ आयोडीन मुक्त मूलक जो बनता है उसकी रिएक्शन में ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है, इस कारण से HI भी नहीं देता है। तो HCl और HI दोनों परऑक्साइड इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं, केवल HBr ही दर्शाता है। ये हमारे था यहाँ पर जो अभी हमने लिया वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर एडिशन रिएक्शंस। थैंक यू।